सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, तीसरे पाठ को समाप्त करने की दिशा में हमारे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आजकल जो गाउस के नियम के हमारे 3 अनुप्रयोग हैं, उन तीनों अनुप्रयोगों में विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने खोखले गोले के लिए विभव की गणना की थी, बाहर, अंदर और सतह के लिए। जो काम खोखले गोले के लिए होता है, सेम वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया चालक गोले के लिए भी होती है। तो उसको हमने उस दिन समझा था कि खोखले गोले के लिए जो हमने मान निकाला है, सेम वही काम चालक गोले के लिए होगा। इसके बाद में नया आर्टिकल है, समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं, समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए बाहर और सतह पर तो तीव्रता का मान जो खोखले गोले और चालक गोले के लिए आया था, सेम वही मान आया था। इसलिए हमें किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है कि बाहर और सतह पर मान क्या रहेगा। केवल अंदर है वो मान अलग आएगा। इसलिए हम लोग जो बाहर और सतह वाला है वो तो हमारी सेम प्रक्रिया वही लागू हो जाएगी। अंदर वाला मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। आप सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये बच्चों कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। इस अचालक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसके अंदर इस अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर यह कोई पॉइंट P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए हमारे पास में इसका गणितीय सूत्र भी है, इसकी परिभाषा भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सीधे पहले आते हैं विद्युत विभव की जो परिभाषा है, जिसका गणितीय सूत्र है। पहले हम उस पर आएंगे। नोट करो, आप लोग नोट्स में क्या नोट करोगे? पहले ये लिखेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला जिसके अंदर इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। फिर आप लिखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से। बोलो क्या कहती है परिभाषा? V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू P वेक्टर E डॉट dr। ध्यान है आप लोगों को, इसकी मैं व्याख्या भी कर देता हूं। इसका जब हमने ये सूत्र लिखा था, उसके पहले हमने इसकी थ्योरी समझी थी। थ्योरी कहती है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हम सब लोगों को ज्ञान है कि यहाँ पर जो हम विद्युत विभव की गणना चाह रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। आप लोगों को यह भी ध्यान है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह अनंत से लेकर जो सतह तक है, वहां पर तो क्या होती है बच्चों? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सतह से अंदर तक आपको ध्यान है जो तीव्रता है, सतह से अंदर तीव्रता है, वो दूरी के समानुपाती होती है। इसका मतलब तीव्रता का मान अनंत से सतह तक तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और सतह से अंदर स्थित बिंदु के लिए दूरी के समानुपाती। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में जो समाकलन है, उस समाकलन को 2 भागों में तोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आप नोट करेंगे, हम जानते हैं अचालक गोले के लिए अनंत से सतह तक तो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा सतह से अंदर स्थित बिंदु के लिए तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। दोबारा सुन लीजिए, हम जानते हैं अचालक गोले के लिए अनंत से सतह तक तो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वह सतह से अंदर स्थित बिंदु के लिए तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। अतः समीकरण 1 में स्थित समाकलन को 2 भागों में बांटने पर तो यह आ जाएगा V बराबर, ध्यान से समझना बच्चों, ये माइनस का निशान तो है ही। आप लोग चाहो तो इसको माइनस को पहले लिख दीजिए। अब इस समाकलन को तोड़ दीजिए। पहला भाग तो आ जाएगा समाकलन कहां से कहां तक करेंगे? इनफाइनाइट टू सतह तक। आगे भाई सतह के लिए यहाँ पर सीमा आ जाती है कैपिटल R,
और जब बाहर की बात करते हो, सतह पर नहीं आकर आप यहां तक की बात करते हो, तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल आर, ये आ जाएगा कैपिटल ई डॉट डी आर। इसके बाद में दूसरा भाग हो जाएगा। दूसरे भाग की सीमा की शुरुआत कहां से होगी? सतह से अंदर स्थित बिंदु के लिए, तो कैपिटल R2, अंदर स्थित बिंदु की दूरी कितनी है? स्मॉल आर, तो कैपिटल R2 स्मॉल आर वेक्टर ई डॉट डी आर। समझ में आ रही बात? अब विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, तो दोनों समाकलन किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो हमारे पास में मान जाएगा v बराबर माइनस इनफाइनाइट टू r वेक्टर e डॉट डी आर, और आगे वाला ये समाकलन है वो भी किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। तो माइनस का निशान इंटीग्रेशन कैपिटल R2 स्मॉल r वेक्टर e डॉट डी आर। ये विद्यार्थियों हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई है। आप लोगों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आप लोगों को यदि अवकलन और समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको कक्षा 11 से बार बार ये बता रहा हूँ कि आप फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग होंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकेंगे, बशर्ते आप लोगों को मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो बायो के जो बच्चे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अवकलन समाकलन हमारे लिए बहुत ही काम की यहाँ पर अध्ययन सामग्री है। अब बच्चों, ये जो समीकरण 2 के दाएं पक्ष में स्थित जो समाकलन का पहला पद है वो किससे संबंधित है? विभव का मान। किससे संबंधित? सतह के लिए। और सतह वाला मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो जो मान हमने ज्ञात कर लिया है उसको बार बार हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं अचालक गोले के सतह पर विद्युत विभव का मान। आपको याद दिला दूं मैं, चाहे अचालक गोला हो, चाहे खोखला गोला हो, चाहे चालक गोला हो, इन तीनों के लिए जो सतह पर मान है वह अधिकतम होता है, जिसका मान हम लोग लिखते आए हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो आप लिखें, हम जानते हैं अचालक गोले के सतह पर स्थित विद्युत विभव का मान बराबर, इसको आप ऐसा करना बेटा, वी एस लिख देना। वी एस में क्या होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये वी एस कौन है यहाँ पर? ये वाला जो पहला पद है वो वी एस है। तथा अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता E बराबर, अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान भी हम लोगों ने अनेकों बार ज्ञात किया है। अब तो हम लोग प्रैक्टिस करते करते हमारे याद हो चुका है। यह मान था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की पावर 3 आर के। इन दोनों को आप लोग कंबाइंड रूप से समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। एक तो इसमें आ गया ये सरफेस पर विद्युत विभव का मान, और एक आ गया है ये अचालक गोले के अंदर स्थित तीव्रता का मान। तो बच्चों, जो समीकरण नंबर 3 है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? समीकरण 2 में। ध्यान रखें, ये जो Vs का मान है वो तो इसकी जगह जाएगा, और यहाँ पर ये वेक्टर E का मान रख देंगे। नोट कीजिए, समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, तो यह वैल्यू आ जाएगी विद्यार्थियों V बराबर, समीकरण 2 के दाएं पक्ष में जो समाकलन का प्रथम भाग है इसकी जगह तो क्या आ गया? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और आप लोग चूंकि यहाँ पर आगे ई में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो यहाँ पर भी हटा देते हैं के को हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। आगे देखना बच्चों, माइनस का निशान, समाकलन कैपिटल R2 स्मॉल आर। यहाँ पर मैं वेक्टर E का मान रख रहा हूँ, आप लोगों की याद हो चुका है। ये आ जाएगा विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर बट्टे आर की पावर 3, और यह आ गया है बच्चों आर केप, और आगे है डॉट वेक्टर डी आर। हम लोग कोई नई बात नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ हमने पहले पढ़ लिया है उसका हम यहाँ पर अनुप्रयोग कर रहे हैं। बोलो किसी की दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा बच्चों
हमारा जो पहला भाग है इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो एज इट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आर केप डॉट वेक्टर डी आर अनेकों बार पढ़ लिया हम लोगों ने। आर केप डॉट वेक्टर डी आर बराबर क्या होता है, डी आर। अक्स केप डॉट वेक्टर डी एक्स क्या मतलब होता है, डी एक्स। क्योंकि सीधी सी बात स्पष्ट है, इसको जब हम खोलेंगे आर केप का मतलब एकांक सदिश, एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया भाई, ए बी कोस थीटा, एकांक सदिश का मतलब 1, और ये आ गया बी का मतलब वेक्टर बी का परिमाण आ गया डी आर कोस थीटा, एकांक सदिश हमेशा सदिश की दिशा में, तो ये आ गया कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ गया डी आर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, डी आर। तो डी आर लिखते ही यहाँ पर बच्चों हमारे पास में क्या स्थिति बन गई, लिख दूं मैं यहाँ पर डी आर, ये आ गया डी आर। तो हमारे पास में यह स्थिति आ गई। हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष, छोटे वाले आर के सापेक्ष। तो हम लोग यहाँ पर आर रहित पद, यानी ऐसे पद जिनका स्मॉल आर से कोई लिंक नहीं है, उनको हम बाहर ले लेते हैं। किस किस को बाहर लेंगे, ध्यान से समझना, माइनस का निशान, क्यू बाहर आ गया बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और क्या बाहर आ जाएगा, ये कैपिटल आर की पावर 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह गया, अब अंदर रह गया हमारे पास में समाकलन कैपिटल आर टू स्मॉल आर आर डी आर। अब हम यहाँ पर समाकलन का जो हमारा पहला सूत्र जो गणित में और फिजिक्स में दोनों में सीखते हैं, क्या सूत्र है हमारा, समाकलन अक्स की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, अक्स की पावर n+1 बट्टे n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर आ जाएगा v बराबर, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें फिजिक्स कम काम में आ रही है, मैथ्स ज़्यादा काम में आ रही है, इसलिए मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यह वाला है बाहर पहले से ही, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3, और यहाँ पर है बच्चों r dr। तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, अक्ष की पावर n+1 बट्टे n+1, तो r की पावर 2 बट्टे 2, ये आ गया r की पावर 2 बट्टे 2। चूंकि बच्चों समाकलन है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन की जहां भी बात आती है हम सीमा से परिबद्ध कर देते हैं। ये लोअर लिमिट है, ये नीचे रहेगी, ये अपर लिमिट है, ये ऊपर रहेगी। इसको और सोल्व कर दीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आप लोग कम समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप सीखने के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए सारा स्टेप में खोल खोल के बता रहा हूं। बाकी आप जब परीक्षा में करेंगे तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आ जाएगा v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पहले उच्च सीमा क्या है, स्मॉल r, तो r की पावर 2 बट्टे 2 माइनस लोअर लिमिट r की पावर 2 बट्टे 2। बोले दिक्कत है किसी के, नहीं दिक्कत है। अब आप लोग चाहो तो बच्चों यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या रहा है, v बराबर, अब आपको एक बात और बता दूं मैं, परीक्षा में आपके पास मान लीजिए कम समय है और आपको ये 3 नंबर का प्रश्न करना है, आपने यहाँ तक कर दिया तो भी आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। आप घबराना मत, क्योंकि तीसरी कक्षा नहीं है कि उत्तर प्रश्न का 0 आना चाहिए, वो 0 नहीं आया तो आपके नंबर कट जाएंगे। उत्तर तो आगे हम सोल्व करेंगे और आ जाएगा। यह आ जाएगा v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ले लिया बच्चों कॉमन। यहाँ से क्या बच गया भाई, यहाँ से बच गया 1 बट्टे r। आगे क्या बच गया यहाँ से, माइनस 1 बट्टे r की पावर 3, ये है ना भाई, 1 बट्टे r की पावर 3, और यहाँ पर इससे गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का निशान स्मॉल r स्क्वायर बट्टे 2 r की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसमें Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन लोग पहले ले ही चुके हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ गया
1/r की पावर 3 का गुणा करना है किससे, r²/2 से। ऊपर r की पावर 2, नीचे r की पावर 3 है, तो यहाँ पर नीचे पावर 1 हो जाएगी भाई, r ही बचेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, प्लस का निशान आ गया, 1/2 तो है ही, ये आ गया 2r। आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और चाहो कि और हम इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग देखो यहाँ पर ये 1/2, ये 1/2r, है ना भाई, 1/r और 1/2r, तो 1 ये आधा 1.5 बन गया, 3/2r। आप लोग चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इतना ही छोड़ देना, कोई गलत नहीं होगा। यह बच्चों समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव आ गया। अब यहां से आप लोगों को, इसको मैं समीकरण नंबर देता हूं 4 नंबर, यहां से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना है, जो निष्कर्ष आप लोगों को कई बार तो 1 नंबर के प्रश्न में सीधे मान रखते ही उत्तर दे देता है। यदि आपसे कोई कहे कि हमें यह बताइए कि समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा, ध्यान देना बच्चों, जब केंद्र की बात आ जाएगी तो उस समय ये जो स्मॉल r का चक्कर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त। तो उस कंडीशन में स्मॉल r बराबर क्या लिखेंगे अपन लोग, 0। नोट करो, समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना हेतु स्मॉल r बराबर 0 रखने पर, दोबारा सुन लीजिए, समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना हेतु स्मॉल r बराबर 0 रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में। ध्यान देना विद्यार्थियों, अब मैं इस v को क्या बोल दूंगा, VC बोल दूंगा। VC बोलने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट सेंटर, केंद्र पर विद्युत विभव का मान। यह आ जाएगा बच्चों Q/4πε0, अंदर क्या रह जाएगा भाई, 1/r, ये पद क्या बन जाएगा, 0, आगे क्या आ गया, 1/2r आ गया, ये पद तो 0 हो गया। अब इसको और सोल्व कर दीजिए, ये तो है बच्चों अपने आप में 1/r यानी 1, और यह है 1/r का आधा, 1 और आधा 1.5, 3/2 हो गया। तो ये आ जाएगा VC बराबर Q/4πε0, इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये 3/2r। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए आप लोग, रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये कह सकते हैं आप लोग VC बराबर, ये 3/2 तो मैं ले लेता हूं बाहर, और इस ये जो 1/r है इसको इसके साथ अटैच कर दिया तो यह आ गया Q/4πε0, और ये आ गया r। अब बच्चों आप लोग यदि ध्यान दे रहे हैं, आपने ध्यान से पढ़ा है, तो ये Q/4πε0r ये क्या था भाई, विद्युत विभव, कहां पर, सतह पर। अचालक गोले के सतह पर भी इतना ही, चालक गोले के सतह पर भी इतना ही, और खोखले गोले के सतह पर भी इतना ही। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी VC बराबर 3/2, इसको क्या लिख दूं भाई, ये पोटेंशियल का मान है, कहां पर, सरफेस के लिए, तो 3/2 VS। विद्यार्थियों परीक्षा में इस प्रश्न को इस रूप में पूछ लेते हैं, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए समरूप आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान उसकी सतह की तुलना में 3/2 गुना होता है, या इसको 1.5 लिख दीजिए आप लोग, ये भी कह सकते हैं VC बराबर 1.5 VS। अब बच्चों परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न ऐसा आ गया, ये दे दिया आप लोगों को, समरूप आवेशित अचालक गोले के सतह पर विद्युत विभव का मान 10 वोल्ट है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10 का 1.5 गुना कर दीजिए, 1.5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई गणना नहीं करनी पड़ी। क्लियर होगी बात। अब अपन लोग जो हमने समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए जो विद्युत विभव की गणना की है,
उस गणना के फलस्वरूप हम विद्युत विभव का दूरी के साथ आलेख खींचते हैं। हमारे पास निष्कर्ष ग्राफ खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए आपके पास में निष्कर्ष होने चाहिए। क्या क्या निष्कर्ष है बच्चों? आपके पास निष्कर्ष है V out इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V सरफेस इज इक्वल टू मैक्सिमम, V सेंटर इज इक्वल टू 1.5 VS। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझना। इधर तो ले लेते हैं हम लोग, y अक्ष पर तो ले लेते हैं पोटेंशियल और अक्ष पर ले लेते हैं दूरी। ये मूल बिंदु, इधर ले लिया हम लोगों ने पोटेंशियल और इधर ले लिया हम लोगों ने। आप लोग एक बार इस सेंटर वाले कॉन्सेप्ट में मत जाइए, ग्राफ बनाते हैं उस समय। आपके पास में पहले से कॉन्सेप्ट क्या है कि सतह पर विभव का मान मैक्सिमम होता है, और जो सतह वाली कंडीशन होती है उसका मतलब हम क्या जानते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो आपने जो दूरी ली है आप कह दीजिए ये वाली कंडीशन कौन सी है बच्चों, स्मॉल r बराबर कैपिटल R वाली स्थिति। स्मॉल r बराबर कैपिटल R यानी सतह की स्थिति, और सतह पर विभव का मान क्या हो गया, अधिकतम। ये मान लीजिए बच्चों आपका मान Vs है, तो Vs कहां पर हुआ भाई, सतह पर। ये आ गया है, ये विद्यार्थियों मैक्सिमम माना गया। अब आप लोगों को यहां पर ये केंद्र वाला भी दर्शाना पड़ेगा। केंद्र पर क्या है भाई, केंद्र पर सतह की तुलना में विभव का मान 1.5 गुना है, ज्यादा है। तो ये मान लीजिए Vs है, तो इससे और 1.5 गुना कर दीजिए। ये मान लीजिए बच्चों आपने कह दिया 1.5 Vs है, तो 1.5 Vs कहां पर आ गया, सेंटर पर। सेंटर पर r बराबर क्या है, 0। तो ये ग्राफ का पॉइंट यहां पर आ गया सेंटर के लिए। अब सेंटर से जब आप सतह पर आ रहे हैं तो विभव का मान घट रहा है, इसके लिए विद्यार्थियों यह ग्राफ आ जाएगा, घट गया। अब आप आगे बाहर, ये बाहर की स्थिति है। बाहर क्या कंडीशन है, बाहर कंडीशन है V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका ग्राफ विद्यार्थियों ऐसा आ जाएगा, ये आ गया है V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो एक नंबर का प्रश्न जब केवल ग्राफ का आता है उस समय आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है, केवल ग्राफ बनाना है। ग्राफ का प्रश्न क्या आता है, समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत विभव का दूरी के साथ में ग्राफ खींचिए। तो ध्यान देना बच्चों, ये आपको पूरा आर्टिकल दर्शाना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक तो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हमने स्रोत आवेश के कारण विद्युत विभव का परिकलन किया था। मान कितना था, KQ/R। हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण से विभव की गणना की थी, कितना मान आया था, KP cos θ/R²। हम लोगों ने सम विभव पृष्ठ पढ़ा था, सम विभव पृष्ठ के गुणधर्म पढ़े थे। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध भी पढ़ा था। ध्यान रखना, कई बार बच्चों पेपर में या हो सकता है हमारी किताब में भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध, तो आपको E बराबर -dV/dr वाला ही संबंध स्थापित करना है। उसके बाद में हमने तीनों ये गाउस के नियम वाले भी विभव का परिकलन के लिए जो अनुप्रयोग थे वो सारे कर लिए हैं। अब बच्चों हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह परीक्षा की दृष्टि से उतना मेरी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार एक आध नंबर का प्रश्न जरूर आ जाता है। हेडिंग डालिए आप लोग, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कक्षा 9वीं कक्षा से जब हम बच्चों विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं, हालांकि विज्ञान तीसरी कक्षा से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन 9वीं कक्षा तक आते आते हमारे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और लास्ट में बच्चों हमारे ये बात समझ में आ जाती है, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, एक्चुअल में ये क्या है, कार्य है। कार्य ऊर्जा पर मैं यही तो कहती है आप लोगों को, W बराबर डेल्टा के। ध्यान है ना आप लोगों को, तो चाहे गतिज ऊर्जा की बात हो चाहे स्थितिज ऊर्जा की बात हो, ये किसके बराबर है, कार्य के। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। ध्यान देना बच्चों,
आप लोगों को मैं केवल चित्र बना के समझा रहा हूं, आपको चित्र में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले तो बच्चों हमें यह बात बतानी पड़ेगी कि इसका अर्थ हम हमारी कॉपी में क्या लिखें। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि एक ऐसा निकाय जिसमें द्विकर्ण आवेश है, यह द्विकर्ण के लिए भी आ सकता है, त्रिकर्ण के लिए भी आ सकता है और बहु आवेशों के लिए भी आ सकता है। तो यदि आपने द्वि वाला समझ लिया तो त्रि वाला भी वैसा ही है और बहु वाला भी वैसा ही है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे आवेशों को, जैसे मान लीजिए द्विकर्ण निकाय है तो आवेश कितने होंगे उसमें? 2। त्रिकर्ण है तो 3 होंगे और बहु है तो ज्यादा हो सकते हैं। तो आवेशों के निकाय में आवेशों को अनंत से उनकी दी गई स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य ही आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोबारा से समझ लीजिए, आप नोट भी करते जाइए, समझ भी लेंगे और नोट भी कर लेंगे। नोट करो, आवेशों के निकाय में आवेशों को अनंत से उनकी दी गई स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य ही आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आवेशों के निकाय में आवेशों को अनंत से उनकी दी गई स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य ही आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ध्यान से समझना बच्चों, आप लोगों को ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ये विद्यार्थियों, आवेशों के निकाय में मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 आवेश है। ये कोई मान लीजिए बच्चों प्रथम आवेश है जिसको आपने कह दिया Q1। यह जो आवेश है, इस आवेश का विद्यार्थियों मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया? वेक्टर R1 मान लिया। ये वेक्टर R1 मान लिया। अब विद्यार्थियों, जैसे ये मूल बिंदु है, अब ये कोई आवेश है दूसरा आवेश मान लीजिए ये Q2 है। इस Q2 को इसकी स्थिति R2 तक आपको लाना है। लेकिन ध्यान रखना, चूंकि यहां पर Q1 पहले से मौजूद है, तो जब Q2 को हम इसकी स्थिति R2 तक लाएंगे तो Q1 मौजूद होने से यहां पर Q1 का विद्युत क्षेत्र काम करेगा। Q1 का जो विद्युत क्षेत्र वो काम करेगा। तो यदि Q2 को आप इसकी स्थिति तक लाते हैं तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यह जो कार्य है वो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। मैं आपको चित्र में समझाता जाऊंगा, लेकिन आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो नोट कीजिए। माना आवेशों का एक निकाय जिसमें 2 आवेशित कण Q1 तथा Q2 है। Q1 की स्थिति R1 है, Q1 की स्थिति R1 है। आवेशित कण Q2 को इसकी स्थिति R2 तक लाते हैं, Q2 को R2 तक लाते हैं, तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम लोग अब पहले कार्य की गणना करते हैं, तो आप नोट कीजिए, Q2 को इसकी स्थिति R2 तक लाने में Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। इस कार्य को बच्चों में W नाम दे रहा हूं, W बराबर। लेकिन आप लोग अब सोचेंगे W कहां से लाएं? हम लोग सूत्र लगाते हैं F.dr, वो लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बच्चों विभव का जो मूल सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र क्या था हमारा? V बराबर W बट्टा Q0 था ना भाई। V बराबर W बट्टा Q0, इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा? Q0 इंटू V। अब आप लोग किसको लाना चाह रहे हैं? यहां पर Q0 की जगह कौन है? Q2। Q2 को लाना चाह रहे हैं। कहां तक? इसकी स्थिति R2 तक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? आप लोगों को Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q0 इंटू V। तो हम लोग कह देंगे बच्चों, Q0 की जगह आ गया Q2 इंटू आ गया ये V। समीकरण नंबर 1 आ गई। समझ रहे मेरी बात को? आप लोग बोलेंगे आवेशों के निकाय, या यूं बोल दीजिए, एक द्विकर्ण आवेशित निकाय में Q1 जिसकी स्थिति R1 है,
Q2 को इसकी स्थिति R2 तक लाने में Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर Q2V। अब विद्यार्थियों ध्यान से समझने का प्रयास करना आप लोग सारी बातें। ये तो Q1 है, ये मान लीजिए Q2 है। इस Q2 को कहां तक लाना है हम लोगों को? इसकी स्थिति R2 तक लाना है। इस Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो कितना हो जाएगा भाई? यह हो जाएगा बच्चों R21। ये R21 हो जाएगा ना भाई। Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 और Q1 का Q2 के सापेक्ष यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा R12। तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगा यहां पर R21। ये भी नोट कर लीजिए, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21। अब ये V कहां से लाएं? V लाने के लिए बच्चों ध्यान से समझना, हम Q1 की जो स्थिति है उसको मूल स्थिति मान लेते हैं। Q1 की स्थिति को क्या मान लेते हैं? मूल स्थिति। तो इस मूल स्थिति को मानते हुए यहां से R21 दूरी पर विभव का मान लिख लेंगे। ये 1 यहां पर रख देंगे अपन लोग। तो आप कैसे नोट करेंगे? नोट करो, Q1 को मूल स्थिति मानकर विद्युत विभव का मान, या यूं मान लीजिए Q1 को मूल स्थिति पर मानते हुए इससे R21 दूरी पर विद्युत विभव। इतना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा लिख दीजिए Q1 को मूल स्थिति मानते हुए विद्युत विभव V बराबर, बोलो क्या लिखूं भाई? V बराबर सूत्र क्या होता है? V का सूत्र होता है हमारा KQ बट्टे R। बोलो होता कि नहीं होता है? K का मतलब क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V बराबर K की जगह तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की जगह क्या आ जाएगा? ये तो विभव तब है जब आप Q के कारण से विभव की गणना कर रहे हैं। आज आप किसके कारण से कर रहे हैं? Q1 के कारण से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Q2 को जब हम ला रहे हैं तो Q1 द्वारा उत्पन्न जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा, K की जगह मान ये आ गया, Q की जगह आ गया बच्चों Q1 बट्टे R की जगह आ जाएगा R21। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R21। समीकरण 2 का प्रयोग कर दीजिए किसमें? समीकरण 1 में। समीकरण 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर तो यह वैल्यू आ जाएगी W बराबर Q2 तो है ही बच्चों, V की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R21 आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए तो यह आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R21। यह बच्चों आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेशित कण है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया है। तो बच्चों कई बार आप लोगों को Q1 और Q2 दे देते हैं और फिर आपसे ऊर्जा का मान निकलवाते हैं। तो ध्यान रखना, हमारी एक आदत खराब पड़ी हुई है। हम लोग जैसे ही हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 दिखता है, वही नियम है कूलाम का नियम, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर कर देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी ऊर्जा की बात आती है हम लोग यहाँ पर R स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर R21 लिखेंगे। क्लियर होगी बात? ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब इसमें एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं। यदि आवेशों के निकाय में 3 आवेशित कण है, एक मान लीजिए Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, तो आपको पूरी गणना की जरूरत नहीं। इसको देख करके आप ऐसा कर लीजिए, एक ये महत्वपूर्ण या अलग केस बन गया, ये स्टार लगा के लिख दीजिए ना। यदि आवेशों के निकाय में 3 आवेशित कण है, मान लीजिए कौन कौन से है? एक है बच्चों Q1, एक है Q2 और एक है Q3। तो आप लोगों को ये तो बात माननी पड़ेगी कि जो हमारा Q1 है उसकी स्थिति क्या है भाई? R1 है। तो अब आप लोग पहले Q2 को लाएंगे, तो Q2 को लाएंगे तो बच्चों Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब आप Q3 को लाएंगे तो यहां पर बच्चों एक तो Q1 का क्षेत्र पहले से मौजूद था, अब और किसका क्षेत्र उत्पन्न हो गया? Q2 का। इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो हम कैसे नोट करेंगे? आप लोगों को सीधा बता रहा हूं मैं, आपको कोई गणना करने की जरूरत नहीं। परीक्षा में यदि आ भी जाता है कि 3
आवेशित कण निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त कीजिए। आप यहां तक कर देंगे और उसके बाद लिख देंगे यदि 3 आवेशित कण हैं तो हम इसका मान इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, यह आ जाएगा W बराबर आप लोग लिखेंगे जब Q2 को, या यूं समझ लीजिए, एक आवेशित कणों का निकाय जिसमें Q1 की स्थिति R1 है, Q2 को जब इसकी स्थिति तक लाते हैं तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसका मान W बराबर इतना। तो ये आ जाएगा, पहला तो ये पद लिख दूं मैं, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R21। ये तो है बच्चों Q2 को जब Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तब ये मान आया है। अब क्या होगा भाई, अब बच्चों जब आप Q3 को लाएंगे तो Q3 को लाएंगे तो पहले तो Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मान इससे देख कर लिख दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 को ला रहे हैं, किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध। तो देखना यह आ जाएगा Q1 Q3 और यहां पर स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, जब आप Q2 को ला रहे थे तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21, अब Q3 को ला रहे हैं तो ये बन जाएगा बच्चों R31। अब किसको ला रहे हैं आप, वही Q3 को, लेकिन एक तो आपने कार्य कर लिया Q1 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध, अब कार्य करना पड़ेगा Q2 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध। तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप किसको ला रहे हैं, Q3 को। कार्य किसके विरुद्ध कर रहे हैं, Q2 द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध। तो यह आ जाएगा Q2 Q3 और Q3 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश आ जाएगा R32। ये बच्चों हमारा एक ऐसा निकाय जिसमें 3 आवेशित कण है, और मान लीजिए बच्चों अब यहाँ पर बहु आवेशित कणों का निकाय है तो हम लोग इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। हालांकि बहु आवेशित कणों के निकाय का कोई प्रश्न बनता भी नहीं है, यदि मान लीजिए फिर भी पेपर में आ भी जाए तो आप द्विकर्ण वाला करके फिर लिख सकते हैं। इसी तरह से त्रि और बहु आवेशित कणों के निकाय के लिए हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब बच्चों इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो बहुत आसान है, आप आज केवल हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम कल पढ़ेंगे। नया हेडिंग डालिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों जब शुरू में आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो हम लोगों ने यहाँ से प्रयास करके डालना शुरू किए थे, उस समय आप लोगों की थोड़ी रुचि ज़्यादा थी, आप लोग देखते भी थे, आपकी कोई प्रॉब्लम आती थी आप उसका निराकरण भी हम लोगों से पूछ करते थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग वीडियो की संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, आप लोगों की रुचि कम होती जा रही है। विद्यार्थियों, सारा काम आप लोगों के लिए किया जा रहा है, आप लोगों के हित के लिए किया जा रहा है, तो आप इसका अधिकाधिक फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। ऐसी उम्मीद है आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बच्चों आगे जो कंपटीशन का युग है, इस युग में आप अपने आप को सफल कर सकेंगे। धन्यवाद।